चलिए बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है शेयर कैपिटल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका नाम है सेक्शन 68 में पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज। इसको हम लोग बायबैक भी कहते हैं। ये सेक्शन कहता है कंपनी को सेक्शन 68 ने पावर दिया है कि वो अपने ही शेयर्स को या अदर देन शेयर जो उसकी सिक्योरिटीज हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स है या डिबेंचर्स है, वो उसको खरीद सकती है, इंक्लूडिंग जो एम्प्लॉयज को उन्होंने ईसॉप के अंदर जो सिक्योरिटीज ऑफर की थी वो भी खरीद सकते हो, और अदर सिक्योरिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आप अपनी इश्यू की हुई सिक्योरिटीज को वापस खरीद सकते हैं। ये हुआ पहला पॉइंट जो सेक्शन 68 की बात करता है। बट आपको क्यों खरीदना है? मतलब आप किसी भी चीज का पर्पस होना चाहिए। आप एक सेक्शन बोल रहा है खरीद लो, बट क्यों? तो हमने 4 पर्पस लिखे हैं यहाँ पर। ये भी आपको भी लिखना है अपनी कॉपी में कि हम एक कैश रिचिंग कंपनी है, हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है क्यों ना हम ध्यान देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। उन्होंने जितने का भी शेयर खरीदा था उससे ज्यादा में उनको शेयर वापस करें। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, बताओ, हाई अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर उनको जितने पैसे मार्केट से मिलते हैं, कंपनी उससे ज्यादा में खरीद को उनको दे रही है। दूसरा, कंपनी को ऐसा लगता है कि बहुत सारे शेयर्स कुछ लोगों के पास आ गए हैं, है ना, तो कहीं वो कंपनी को आगे जाके बोलो गलत तरीके से टेक ओवर ना कर ले, हॉस्टाइल टेक ओवर। तो कंपनी उससे बचने के लिए ये काम कर सकती है। फिर कंपनी को ऐसा लगता है कि क्यों ना शेयर होल्डर जिन्होंने हम पर भरोसा किया जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो उनको सरप्लस के रूप में पैसे वापस किए जाए। 100 रुपए का शेयर 200 में, 200 का 300 में, जो मार्केट वैल्यू होगी इसकी भी, इस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट वैल्यू। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी की जब स्थिति खराब होती है तो कंपनी बोलती है यार आपने हमारा बड़ा साथ दिया, तो हम आपको एक एडिशनल एग्जिट ऑफर दे रहे हैं। दिख रहा है? क्योंकि अभी आपकी शेयर्स क्या है, अंडर वैल्यूड है। 100 रुपए का शेयर 80 का है, 70 का है, 60 का है, और वो ट्रेड भी नहीं होने वाला, थिनली ट्रेडेड है। तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं, जिसके चांसेस कम है, बट ठीक है, वन पर्पस है तो पर्पस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 पर्पस हो गए। अर्निंग पर शेयर अच्छी देना, है ना, टेक ओवर से बचने के लिए सरप्लस प्रोवाइड करना, और एडिशनल एग्जिट देना अंडर वैल्यूएशन थिनली ट्रेडेड से। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सब सेक्शन 1 पर। इसमें 11 सेक्शन है, इसका पहला सब सेक्शन पढ़ेंगे। क्लियरली बोलता है कंपनी में बायबैक आउट ऑफ। बायबैक मतलब क्या है? कंपनी पैसे से शेयर खरीद रही है ना, अपने ही इश्यू किए हुए शेयर्स को या सिक्योरिटीज को कंपनी वापस खरीद रही है, तो पैसा कहां से आएगा? तो बोलता है फ्री रिजर्व से आएगा। ठीक है। दूसरा बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आ सकता है। बिल्कुल है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि और कोई तीसरा सोर्स है, तो बोले हाँ एक और तीसरा सोर्स है, तो बोले एक काम करो, जो प्रोसीड है, मतलब जो पैसा आपके पास है, जो भी शेयर और अदर सिक्योरिटी आपने इश्यू किया होगा, वो इश्यू करके भी आप ला सकते हो पैसा। मतलब क्या हुआ, अगर आपने इक्विटी इशू किया हुआ है और उसको बायबैक कर रहे हैं, तो उसको बायबैक करने के लिए प्रेफरेंस इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हो। इक्विटी को बायबैक करने के लिए इक्विटी को आप इशू नहीं करेंगे, उस पैसे से नहीं करेंगे, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज नहीं होना। मतलब अगर आपने इक्विटी से इक्विटी को बायबैक नहीं करेंगे, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस से बायबैक नहीं करेंगे। आप इक्विटी को डिबेंचर से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, डिबेंचर इशू करके कर सकता हूं। क्योंकि अगर आपको इक्विटी से इक्विटी को बायबैक करना, तो फिर खरीदा क्यों ना? अपने सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज अब दोबारा इशू नहीं करेंगे, अगले 1 साल तक तो नहीं करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ये सब लिख लेना भाई साहब, कि आपको बायबैक करने के लिए ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। कहां पर? आर्टिकल में। आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। कहां पर? जनरल मीटिंग में। बट इसका एक नोट है, कहां आपको एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बायबैक कितना किया, 10% से कम। किसका 10% से कम? टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एफआर। और जब एफआर आता है तो इसमें एसपीए इंक्लूड रहता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये ध्यान रखेगा। क्या बोला उसने? कितना? नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बोला, पेड इक्विटी। इसका 10% से ज्यादा का आप बायबैक अगर नहीं कर रहे हैं, तो आपको एसआर की जरूरत नहीं है। बोर्ड मीटिंग से भी, बोर्ड रेजोल्यूशन से भी बात बन जाएगी। ठीक है।
नॉर्मली कंपनी साल भर में कितने का बायबैक कर सकती है, तो बोले नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। यहाँ पेड अप इक्विटी लिखा है, सिर्फ पेड अप लिखा है, प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो अगर आपका बायबैक 10% से कम का है ना, तो उसके लिए आपको बीआर लगेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन से भी बात बन जाएगी। और वो 10% से कम का किसका, तो बोले टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर आप कंपनी का बायबैक कितना हो रहा है 25% से ज्यादा, इससे ज्यादा आप साल भर में कर ही नहीं सकते, तो किसका 25% निकाले हम लोगों ने, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर बना दिया आपके लिए एक टेबल, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में। कंपनी के पास पेड अप कैपिटल कितना है, बोले 1 लाख के हैं, 100 रुपए के शेयर से, तो टोटल 100 लाख रुपए आपके पास है। ये 100 लाख आपका क्या होगा, पेड अप कैपिटल। अब यहाँ ये नहीं लिखा पेड अप शेयर कैपिटल, अब यहाँ इक्विटी प्रेफरेंस दोनों मिक्स होंगे। फिर इक्विटी कितना है, तो पहले 75,000 शेयर, 100 रुपए के 75 लाख। पहले प्रेफरेंस कितना है, 25,000, 100 रुपए के कितने, 25 लाख। तो ये जो आपका ध्यान देंगे, तो ये दोनों मिला के आपका पेड अप कैपिटल होता है ना, ठीक है ना। बाइफर्केशन किया ना अपने इसका, ठीक है, लिख दिया मैंने बाइफर्केशन किया। और फ्री रिजर्व यहाँ लिख दिया मैंने 100 लाख रुपए, बेसिकली उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी ऐड है। सुनो गौर से सुनो अच्छे से बात। उसने क्या बोला, अगर आप साल भर में कभी बायबैक कर रहे हो जो 10% से कम है, 10% से कम का कर रहे हो, तो भी यार पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन। बट 10% से कम कर रहे हो तो 10% किसका निकालेंगे, वहां लिखा था पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, लिखा था बेटा। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप पहले ओवरऑल बायबैक निकाल लो कितना होगा। सर ओवरऑल तो है 25% से ज्यादा का नहीं होना। 25% किसका, सर वो पेड अप कैपिटल का, तो वो तो हमारे 100 लाख दिया हुआ है। और फ्री रिजर्व का ये भी हमारा दिया हुआ है। ओवरऑल आप साल भर में कितना बायबैक कर सकते हो, 25%, कितना आ गया, 50 लाख रुपए का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये ओवरऑल साल भर का है। बट अब मान लो आपने, डेफिनेटली आप एक बार में पूरा बायबैक तो नहीं कर लेंगे, लिमिट को एक्सीड क्यों करेगा जबरदस्ती आदमी। आपने 10% से कम का बायबैक करने की कोशिश की, बोलता जब आप 10% से कम का करते हो तो पहली कंडीशन तो क्या है, बीआर लगेगा बोर्ड मीटिंग में, एसआर से बच गए आप। दूसरी कंडीशन, वो 10% से कम का अगर कर रहे हो तो वो 10% से कम का किसका होगा, बोले पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का एंड ट्रेड रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। मुझे बताओ, यहाँ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 75 लाख। इसका 10% कितना आया, 17.5 लाख का बायबैक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली 50 लाख से कम है। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने, अगर 10% से कम का कर रहे हो तो इसका 10% निकाल लो, है ना, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है भाई साहब। और अगर आप यहाँ लिख दिया मैंने, एक साल में, वन फाइनेंशियल ईयर में 25% से ज्यादा का बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल से कम बायबैक नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, जो समझ में आ रहा है पढ़ने से। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। तो कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल का, बोलो 25% कितना आएगा, 18.75 लाख, 18.75 लाख। यहाँ पर लिख दिया उसने आपके इसमें। इन केस ऑफ बायबैक हो इक्विटी शेयर की बात कर रहे हो, अगर आप इक्विटी शेयर को बायबैक कर रहे हो तो वो मैक्सिमम कितना होगा, 25%। बट वो 25% किसका होगा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। और तो वो कितना आएगा, डेफिनेटली 75 लाख से वो उसका 18.75 लाख का मैं इक्विटी शेयर को बायबैक कर सकता हूँ। और जो प्रेफरेंस है वो पूरा बायबैक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना है बायबैक में पूरा, वो 30 लाख, 25 लाख, तो 25 लाख के पूरे बायबैक कर सकते हो, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक समझा, पक्का, पक्का समझा गया। सिर्फ सिक्योरिटी वर्ड आया या शेयर्स आया ना, तो थिंग्स लाइक दिस, ये वाली कंडीशन, ये भी है। ये कंडीशन क्यों है सर, ये कंडीशन बोलती है अगर 10% से कम का है तो बीआर, और वो 10% से कम का किसका निकालेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व का। ये तो हमने निकाल लिया ना। बट अगर बोलता है आप सिर्फ इक्विटी बायबैक करना चाह रहे हो तो बोलता है कितना होगा, तो बोलता है आपका 25% से ज्यादा का इक्विटी शेयर का बायबैक, बस 25% किसका, बोले पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो कितना है, 75 लाख। तो मैक्सिमम इतने का भी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इतने का आप इक्विटी कैपिटल का बायबैक कर सकते हैं साल भर में, और प्रेफरेंस पूरा। ठीक, क्लियर हुआ, लिख लेना आप, है ना।
मैं यहाँ पर इसको रोक दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना आप लोग। अब आ जाइए आप लोग कंडीशन के बायबैक जब करोगे तो 2:1 का एक डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है ना। अगर आपके पास एग्जांपल दे रहे हो, एक इक्विटी है तो आपके पास 2 गुना उसकी डेट होनी चाहिए। ये मेंटेन करना है आपको। आपको तो पता है नॉर्मली जो बड़ी कंपनी होती है वो तो 3:1 का भी मेंटेन कर सकती है। दूसरी बात, जो भी शेयर्स आप खरीद रहे हो सिक्योरिटीज, वो फुल्ली पेड अप होना, पार्टली पेड अप नहीं। फिर आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो बायबैक कर सकते हो, मगर सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। लिस्टेड नहीं है तो फिर एक्ट के हिसाब से, जो एक्ट बोल रहा है 68 में जो बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझे बेटा। उसके बाद में बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, एक एक्सेप्शन है। बोलता बायबैक शेल नॉट बी मेड विद इन 1 ईयर रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीसीडिंग बायबैक। बोलता अगर आपने इस साल ऑलरेडी बायबैक किया है तो जब तक कि इस साल के बायबैक को 1 साल में खत्म हो जाए दोबारा बायबैक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप बायबैक कर रहे हो, डेफिनेटली आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, स्पेशल बिजनेस है ना। स्पेशल बिजनेस है यार, ये नॉर्मली थोड़ी ना हर साल होती है चीजें। ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या आता है, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सब चीजें थी। तो बोलता है बायबैक करने के लिए फिर यू नीड टू गिव, अब मेंबर से पूछना पड़ेगा तो आपको उनको मीटिंग करानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो नोटिस के साथ में आपको क्या भेजना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या भेजना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आपको ये उनको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि भाई क्यों एसआर पास करना पड़ रहा है, क्यों बायबैक की जरूरत पड़ी। तो बायबैक के लिए जो भी आपको जरूरत पड़ी, जो मैंने ऊपर 4 पढ़ा है, उसके पूरे फैक्ट्स डिस्क्लोज करो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। कारण बताओ बायबैक के, क्यों जरूरत आन पड़ी है, भाई ऐसा क्या है, इतना क्या पैसा है क्या हमारे पास में, ठीक है। और अगर पैसा नहीं है फिर भी बायबैक कर रहे तो और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कौन सी सिक्योरिटी आप खरीदना चाहते हो, इक्विटी खरीदना चाहते हो बायबैक में, प्रेफरेंस खरीदना चाहते हो, डिबेंचर। क्लियर है, बोलो भाई लोग। वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने वाले थे जिससे खरीद रहे हो, ऊपर बायबैक की क्या टाइम कंप्लीशन लिमिट होगी, कितने समय में बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेफिनेटली नोटिस, जो बायबैक का ऑफर है, ऑफर जाएगा ना, वो मिनिमम 15 दिनों पर रहता है और मैक्सिमम 30 दिन है। उसके साथ में जाता है एक अपना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्पेशल बिजनेस की बात कर रहा है, ऑर्डिनरी बिजनेसेस नहीं है। फिर नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहेगा। इसमें क्लियरली 4 चीजें लिखी, नेसेसिटी क्या है, कौन सी क्लास को बायबैक कर रहे हो, अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे अगर यहाँ नहीं लगाते हो, टाइम लिमिट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बोल रहा है जब भी आप एसआर और बीआर पास करोगे उसके 1 साल के अंदर आपको बायबैक कंप्लीट कर लेना है, पूरा का पूरा बायबैक का जो प्रोसीजर है ना। दूसरी बात, अब ये बायबैक करोगे कहाँ से, आप किस किस से करोगे, तो मतलब अपने ही मेंबर से करूंगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, परसेंटेज बेसिस पे, जैसे सबका 10% बायबैक कर रहे हो, उसको बोलते हैं ओपन ऑफर। फिर एक ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद लेंगे। फिर अपने एम्प्लॉयज को भी आप, जो है ना सिक्योरिटी के शॉप में, उनको भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हो उनसे वापस। अब क्या हो रहा है, आप बायबैक कर रहे हो तो थोड़ी सी चिंता होती है लोगों की, क्यों शेयर खरीद रही है कंपनी, कहीं फंसी हुई है क्या, कोई नुकसान है क्या कंपनी का, ऐसा क्या हो गया। तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है सबसेक्शन 6 में, दैट इज सॉल्वेंसी। क्या कहती है सॉल्वेंसी, इट इज अपोजिट टू इंसॉल्वेंसी। बोलता है बायबैक करने के पहले हर कंपनी को आरओसी का और सीबी के पास में, सीबी के पास कब, अगर कंपनी क्या है, लिस्टेड है, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है इन द फॉर्मेट शेयर होल्डर 9 में, है ना। वो जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी उसमें 2 डायरेक्टर की साइन रहेगी, उसमें एमडी की साइन कंपलसरी है। क्या कहता है वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी की, भैया हमने अगर आज बायबैक किया, आज रिजोल्यूशन पास किया उसके लिए बायबैक करने के लिए, ठीक है, एफिडेविट दे रहे हैं हम आपको। वो एफिडेविट क्लियरली बोलता है कि हमने क्या लिखा, बीओडी ने पूरी इंक्वायरी की है कंपनी के अफेयर्स में, और वो क्लियरली कहता है कि कंपनी बायबैक करने के बाद में भी इतना पैसा तो रखेगी कि वो अपनी आने वाली 1 साल की लाइबिलिटी को पूरी तरीके से चुका पाएगी, और वो अगले 1 साल तक तो कम से कम इंसॉल्वेंट नहीं होगी। वो 1 साल कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द डिक्लेरेशन। बोलो ये डिक्लेरेशन कहाँ रखा आपने, अडॉप्टेड बाय बीओडी। जब बीओडी ने ये डिक्लेरेशन स्टार्ट किया ना, है ना, डिक्लेरेशन किसका, सॉल्वेंसी का, तो जिस दिन आपने ये डिक्लेरेशन लिखा ना, साइन किया ना उसपे, उसके अगले 1 साल तक तो आपकी लाइबिलिटी के लिए पैसा है आपके पास में। डेफिनेटली बोर्ड मीटिंग में रखा होगा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, या फिर वैसे साइन किया होगा, तो जब भी साइन होगी तब से 1 साल। यहाँ तक क्लियर। फिर क्या बोलता है, पोस्ट बायबैक, बायबैक के बाद, ये तो बायबैक के पहले हुआ ना, बिफोर हुआ, क्या कोई करना पड़ेगा। बोलता जैसे ही बायबैक करोगे आप, तो तुरंत जैसे ही आपके पास में सिक्योरिटीज आएंगी ना, डिबेंचर सर्टिफिकेट आएंगे, शेयर सर्टिफिकेट आएंगे, उनको तुरंत बर्बाद कर देना, बर्बाद या
फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना। क्यों? मिलने के 7 दिन के अंदर ही कर देना, जैसे ही मिलेंगे, कि वो दोबारा इश्यू ना किया जा सके। क्योंकि अगर वही सर्टिफिकेट्स, वही डिबेंचर्स, सेम नंबर्स के अगर आप दोबारा इश्यू ही करना चाहते थे तो आपने खरीदे क्यों? तो वो लॉजिक नहीं बनता उस पर, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब सेक्शन 8 कहता है अगर कंपनी कंप्लीट कर लेती है अपने बायबैक को, हो गया ना, बायबैक खरीद लिया, पैसा आ गया, फिनिश हो गया, तो आप फर्दर इश्यू नहीं कर सकते किसको? शेयर्स को, सिक्योरिटीज को ऑफ सेम काइंड। अगर आपने इक्विटी का बायबैक किया है, क्लियर हुआ बेटा, तो आप अगले क्या लिखा है, विद इन 6 मंथ्स तक आप दोबारा इक्विटी को या डिबेंचर, इक्विटी को इशू नहीं करेंगे। डिबेंचर किया तो इक्विटी इशू कर सकते हैं, इक्विटी किया तो डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बट अगर इक्विटी बायबैक किया है तो अगले 6 महीने तक आप सेम इक्विटी काइंड की इशू नहीं करेंगे। डिबेंचर बायबैक किया तो सेम काइंड ऑफ डिबेंचर इशू नहीं करेंगे। सुनो लॉजिक क्या है, बायबैक करने के लिए मना नहीं कर रहा है वो, बायबैक होने के बाद इशू करने की बात कर रहा है। बोलता है अगले 6 महीने तक आप बीबी तो नहीं कर सकते बट इशू कर सकते हैं। तो 6 महीने का जो एक्सेप्शन है वो किस पर लगा है? जैसे मैंने बायबैक किया अभी इक्विटी को, तो बोलता है अगले 6 महीने तक जब बायबैक कंप्लीट हुआ आप इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते। सेम काइंड के हैं, दूसरे काइंड के कर सकते हैं। जैसे इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस कर सकते हैं, प्रेफरेंस की जगह इक्विटी। बस इशू की बात कर रहे हो, बायबैक की नहीं, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, बोनस दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। कन्वर्जन हो सकते हैं, हाँ सर कन्वर्जन तो होते हैं ना, जैसे डिबेंचर कन्वर्ट होता है, याद है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करती है कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होते हैं, तो वो सब अलाउ है क्योंकि उनका कन्वर्जन का तो डेट पहले से डिसाइडेड था ना। ईसॉप इशू कर सकते हो, बिल्कुल सर, मैं अपने एम्प्लॉयज को क्यों नहीं करूं, मेरे को तो उनसे मोटिवेशन चाहिए, काम चाहिए, सर्टिफिकेट कर सकते हो, कन्वर्जन अलाउ है। तो अगले 6 महीने में क्या क्या अलाउ है बायबैक के, बोलो क्या क्या इशू कर सकते हो? बोनस कर सकते हो, बोलो शेयर्स टू डिस्चार्ज सब्सिडिंग ऑब्लिगेशंस के लिए आपको अगर और पैसा चाहिए तो उसके लिए आप बोलो और पैसा चाहिए तो उसके लिए कन्वर्जन हो सकते हैं, क्योंकि पैसा कन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, जो पैसा आपके पास था वो आप ही के पास रह गया, सामने वाले ने नहीं लिया। शेयर और इनको कन्वर्ट कर दो, ईसॉप, स्वेट इक्विटी एंड कन्वर्जन और डिबेंचर प्रेफरेंस। तो जो पैसा आपके पास था दूसरों का वो आपके पास ही रह गया, उससे आप अपनी ऑब्लिगेशन चुका सकते हैं। तो बोलो बायबैक कंप्लीट होने के बाद में अगले 6 महीने तक आप इक्विटी सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज इशू नहीं करेंगे जो आपने बायबैक की थी। बट क्या क्या कर सकते हो अगले 6 महीने में आप, जिसमें एक्सेप्शन है, बोनस दे सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो, ईसॉप इशू कर सकते हो, स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो, कन्वर्जन तो पॉसिबल है ही। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, आपको लिख देना है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेके ये भी लिख देना। बट इशू भी कब करेंगे आप? 6 महीने बाद। उसका एक्सेप्शन क्या पढ़ ली, कन्वर्जन अलाउड है, ठीक है, ईसॉप स्वेट इक्विटी सब अलाउड है। अब बोलता है कंपनी को सबसेक्शन 9 के अनुसार मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर SS10 में। डेफिनेटली आपको एक डिटेल रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, कौन से शेयर्स खरीदे आपने, उस पर कितना पैसा आपने दिया, ठीक है। फिर आपने जब वापस आए तो 7 दिन में उसको कैंसिल कर दिया ना, डिस्ट्रॉय कर दिया ना, और कैंसिलेशन तो करोगे ना भाई, जिसके शेयर खरीदोगे उसका नाम तो हटाओगे रजिस्टर से, फिर उसकी सिक्योरिटीज को अगले 7 दिन में डिस्ट्रॉय करोगे। जो अदर पर्टिकुलर्स होंगे वो आपको डिटेल देनी पड़ती है SS10 में। ऐसा रजिस्टर कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है इस फॉर्मेट के अंदर। फिर कुछ एडिशनल पॉइंट है कि बायबैक करने के पहले कंपनी को आरओसी को एक लेटर देना पड़ेगा जिसका नाम है लेटर ऑफ ऑफर इन द फॉर्मेट SS10। बायबैक करने के पहले है। फिर बायबैक होने के बाद में क्या करना पड़ता है, एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि हमने इतना इतना बायबैक किया, इतने पैसे दिए। किसके पास में? आरओसी के पास में। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के पास में। कितने दिन के अंदर? बोलो 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 जल्दी। विद इन 30 days इन फॉर्म बैट। बायबैक जैसे ही कंप्लीट होगा उसके अगले 30 दिन के अंदर आपको ये भेजना पड़ेगा। कौन से फॉर्मेट में? SS11। आरओसी के पास में रिटर्न मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी बायबैक को लेकर। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको एक सर्टिफिकेट भी फाइल करना पड़ेगा इन द फॉर्मेट SS15। इसमें सिग्नेचर होगी डायरेक्टर की, एमडी की कंपलसरी होगी, ठीक है। और अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन है कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ?
फिर यहाँ पर है वही 69 कहता है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू कैपिटल रिडम्पशन। कुछ पैसा ऐसा है जो हम सीआरआर में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब कंपनी अगर अपने ही शेयर्स को खरीद रही है, कहाँ से पैसा जा रहा है, तो ये खाली हो जाएगा ना फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। जितना पैसा आपने यहाँ से निकाल लेगा, सम इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर की जितनी भी मिनिमम वैल्यू होती है, आप उतना ही पैसा कहाँ डाल देना उसके बाद में, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। जितना पैसा तुम फ्री रिजर्व से खर्चा करोगे सिक्योरिटी से ना, उतना पैसा रिडम्पशन रिजर्व में डाल देना, है ना। रिडीम तो करने पड़ेगा ना कैपिटल्स को बाद में, तो वो पैसा आपको डालना पड़ता है। उसके बाद में आपको डिटेल ट्रांसफर की जो पैसा आपने डाला बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी। और जो सीआरआर है उससे वो जो पैसा डाला है, आपने वहाँ पे डाला ना पैसा नॉमिनल फेस वैल्यू का, उससे क्या इशू कर सकते हो, आप बोनस दे सकते हो, ये आपको याद रखो। ठीक है, एक नीचे कंसेप्ट क्लैरिटी लिख दिया है। कंपनी डज नॉट बाय बैक फ्रॉम प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी। हाउ मच अमाउंट बोलता, अगर आप हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू ना, अपने क्या पड़े, इससे अगर दे रहे हो तो यहाँ तो इशू कर रहे हो ना। अगर आप इससे पैसा दे रहे हो तो बात अलग, यहाँ क्या बोल रहे हैं, कंपनी डज बाय बैक फ्रॉम प्रोसीड ऑफ एनी, कंपनी कर सकती है ना बाय बैक, एक सिक्योरिटी इशू करके सेम काइंड की नहीं होना, उसके लिए थोड़ा रिजर्व डालेंगे। तो अपन ने इशू शेयर बायबैक करने के लिए दूसरे शेयर खरीदे, तो इसके लिए नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बायबैक करने के लिए इसको यूज कर रहे हो तो आपको सीआरआर में पैसा डालना पड़ेगा उतनी नॉमिनल फेस वैल्यू का। फिर कुछ प्रोहिबिशन है बायबैक को लेके, बहुत इजी है। नो कंपनी शेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स ना। अगर आपको वो प्रोहिबिशन है तो आप इनके थ्रू भी नहीं खरीदेंगे, सब्सिडरी और लेयर ऑफ सब्सिडरीज के थ्रू ना, 3 लेयर होती है ना। आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू खरीदेंगे, बायबैक अलावा नहीं है, प्रोहिबिशन। और अगर आपने डिफॉल्ट किया है किसको लेकर, प्रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट को लेकर, उनके इंटरेस्ट को लेकर, डिबेंचर के रिडम्पशन को लेकर, प्रेफरेंस शेयर्स के कैपिटल को लेकर या डिविडेंड को लेकर, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया लोन को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, तो एक बैंकिंग और फाइनेंशियल तो आपको बायबैक करना अलाउ, प्रोहिबिशन है, मतलब प्रोहिबिशन होगा आपकी कंपनी पर। उसके बाद में लिखता है प्रोवाइडेड बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड। कब कब प्रोहिबिटेड नहीं है, अगर जो मैंने डिफॉल्ट किया था, जो मैं डिफॉल्टेड किया था मैंने, अगर उसको मैं भरपाई कर चुका हूँ, रेमिडिड है, वो कंपनसेटर है, ठीक है। और भरपाई करने के बाद में ध्यान, भरपाई तो आज जैसे पैसे दे दिया और उस बात को कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक है भाई। यहां पर लिखा है नो कंपनी शेल डायरेक्टली, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली परचेज योर ओन शेयर और अदर स्पेसिफिक सिक्योरिटी। इन केस कंपनी ने क्या क्या फॉलो नहीं किया, 92 एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए 2-3 साल से इसी तरीके से। 123 के हिसाब से आपने कुछ पैसा रिजर्व में डालना पड़ता है डिविडेंड देने के पहले, याद होगा आपको। अगर ये नहीं किया है तो आप बायबैक नहीं करोगे। 127 में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 30 दिन के अंदर दिया नहीं, तो जब तुम्हारे पास में ये देने के पैसे नहीं है तो फिर काय को बायबैक कर रहे हो। तो 129 में अदर कंप्लायंसेस, ठीक है। ये एनुअल रिटर्न की बात करता है, की फाइलिंग की बात करता है, कंपनी का साल भर का लेखा जोखा। समझा क्या भाई लोग, बोलो। कंपनी के प्रोहिबिशंस ना, इन्वेस्टमेंट्स थ्रू सब्सिडरी सब्सिडरीज और इन्वेस्टमेंट कंपनी, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट बाकी है तो आप बायबैक नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल बाकी तो बायबैक नहीं कर सकते, डिबेंचर का रिडेम्पशन बाकी तो बायबैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंटरेस्ट बाकी, लोन बाकी है तो बायबैक नहीं कर सकते। ये बेहतरीन टॉपिक खत्म हो गया आपका। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कब पैसा जाएगा, अगर आपने बायबैक कर सके फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर आपने इशू कर मतलब नई सिक्योरिटीज इशू करके पुरानी सिक्योरिटी को बायबैक किया तो फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझी होंगी, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ, ठीक है बेटा, ओके। बिफोर बायबैक और आफ्टर बायबैक, सॉल्वेंसी नहीं भूलना है आपको। सॉल्वेंसी आपने जिस दिन बनाई थी, जिस दिन साइन किया था, उसके अगले 1 साल तक आपका इंसॉल्वेंट होना बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, आपको सॉल्वेंट रहना ही पड़ेगा। वही तो डिक्लेरेशन है ना, वही तो गारंटी दे रहा हूँ। चलो बाय टाटा, टेक केयर।